सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और इस बात को हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में मेरी ये कोशिश है कि जैसे हमने एसआईपी की कुछ शीट्स बनाई थी, वैसे ही मैं आपको एसडब्ल्यूपी की भी शीट बना के रियल लाइफ डेटा से आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता सकूं जो कि आपको एसडब्ल्यूपी के लिए मोटिवेट कर सके। तो आइए चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। एक्सेल शीट पर जाने से पहले मैं थोड़ी बात क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे हम एसआईपी के लिए शीट्स को इस्तेमाल करते थे, उसमें हम ये करते थे कि हम थोड़ा-थोड़ा करके कुछ पैसे मार्केट के अंदर जोड़ते थे और फिर हम देखते थे मार्केट ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। उस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है मार्केट के करंट या आफ्टर प्रॉफिट हम रेट्स निकालते थे और फिर देखते थे कि मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरीके से जब हम एसडब्ल्यूपी की शीट बनाएंगे, एसडब्ल्यूपी की शीट में हम थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस करेंगे। उसके अंदर हम मार्केट में पहले पैसे लगा देंगे और वो पैसा एसआईपी करके आपने जोड़ा हो या लमसम इन्वेस्टमेंट किया हो, ये डिसीजन आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपने वो पैसा लमसम मार्केट में इन्वेस्ट किया है और फिर हम एक नंबर, मैजिक नंबर जिसको हम कहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और मेरे हिसाब से अगर आप उस नंबर से मार्केट के अंदर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मार्केट के अंदर कंसिस्टेंटली विड्रॉल कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको काफ़ी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ये विड्रॉल आसानी से होता रहेगा। चलिए एक्सेल शीट की तरफ को। अगर हम एक्सेल शीट के बारे में डिस्कस करें तो इसमें इस एक्सेल शीट में थोड़ी सी एसआईपी वाली एक्सेल शीट से मुतालिक थोड़ी बहुत चीज़ों में डिफरेंस है। अच्छा, वो डिफरेंस क्या है एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम हाई रिस्क फंड को डिस्कस कर रहे हैं और हाई रिस्क फंड में सबसे पहला कॉलम हमेशा से फिस्कल ईयर था और फिस्कल ईयर ही रहेगा। और वंस अगेन मैं अपनी बात दोबारा क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो हम डेटा ले रहे हैं वो अल मीज़ान के हाई रिस्क फंड में हमने एमआईएफ को डिस्कस किया है, मीज़ान इस्लामिक फंड को डिस्कस किया है। बैलेंस फंड में मीज़ान बैलेंस फंड को डिस्कस कर रहे हैं और लो रिस्क फंड में मीज़ान कैश फंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मीज़ान के एफएमआर से मिल जाएंगे, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी है। तो फिस्कल ईयर का मतलब हमें पता है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये क्या होता है। अब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो एसआईपी की वीडियो में यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो टैब होता था या कॉलम का जो स्टार्ट पार्ट होता था, उसको मैं जीरो रखता था। क्यों? क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते थे कि हमारे पास मार्केट में पैसा लगाने के लिए है ही नहीं, हम तो थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में पैसा जमा कर रहे हैं। बस सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए हम मार्केट के अंदर पहले पैसा लगाते हैं। अब वो पैसा अचीव करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने एसआईपी की है तो एसआईपी, और अगर आपने कोई लमसम इन्वेस्टमेंट की है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है वो 20 लाख की है। आप 10 लाख भी कर सकते हैं, आप 5 लाख भी कर सकते हैं, आप 15 लाख भी कर सकते हैं, आप 1 करोड़ भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने पैसा है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि एक मैजिक नंबर है। उस मैजिक नंबर के तहत अगर हम मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आई थिंक आपको कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, कीपिंग दैट इन माइंड, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और आपने मेरी काफ़ी वीडियोस देखी हुई होंगी जिनमें हम रियल टाइम डेटा, रियल लाइफ डेटा को डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में मार्केट्स नेगेटिव जाती हैं, अच्छे खासी जाती हैं। तो नेगेटिव जाने का जब चांस होगा तो एक तो पहले ही आपकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव जा रही है, उसमें से भी आप पैसे निकाल रहे हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उस मैजिक नंबर को डिस्कस करना ज़रूरी है और वो यहाँ पर मैजिक नंबर मैंने रखा है 6%। एक ऐसा नंबर है जो कि मैं समझता हूँ आइडियली स्पीकिंग पाकिस्तान में जो रेंटल इनकम है वो तकरीबन 4 से 5% होती है। अच्छा, बहुत भी अगर हम इसके अंदर कुछ इजाफा करें, पॉश एरियाज़ की बात करें तो ये 5 से 5.5% या मैक्सिमम हद तक 6% तक जा सकती है। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं कि हमें कभी अपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस की तरफ जाना पड़ता है, कभी कैसा जो है वो आपको जो है आपका आपने कुछ ऐसे लोगों को अपना घर लैंड कर दिया होता है जो घर की पता नहीं क्या हालत करके चले जाते हैं और 100 दीगर मसले मसाइल हैं। तो ये 6% का नंबर मैंने वहाँ से लिया हुआ है। अगर आपके एक्सपेंसेस कुछ कम है तो आप इसमें इसको 4 या 5% भी कर सकते हैं। रिमेंबर, ये ईयरली नंबर की बात हो रही है, मंथली नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये बात की है कि 20 लाख में से हम हर साल 6% साल का विड्रॉ करेंगे। अच्छा, इस बात को भी थोड़ा समझे, हम विड्रॉल पहले करेंगे या क्योंकि खर्चा हमारा तो पहले है ना, जैसे आपको आपका जो रेंट, आपने अपना घर रेंट पे दिया है किसी को या आपने कोई शॉप रेंट पे दी है तो उसका रेंट आएगा, आप खर्चा करेंगे ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम पहले विड्रॉ करेंगे और बाकी बचा हुआ जो पैसा है मार्केट में बाद में लगेगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चल रहे हैं। तो 20 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट करी, उसका 6% बनता है तकरीबन 1,20,000, जो कि हर महीने का 10,000 रुपये। यानी आप मार्केट में 20 लाख रुपए लगा रहे हैं और आप हर महीने 10,000 रुपये लेते जा रहे हैं। अच्छा, आगे मजे के एक और कॉन्सेप्ट भी आएगा। तो पहले साल आपने 1,20,000 मार्केट से निकाले। मार्केट में क्योंकि आप जो है 20,000 रुपये लगा चुके थे तो अब आपके पास वो तकरीबन 18,80,000 रह गए, 1,20,000 क्योंकि आपने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन नंबर्स का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि बार-बार मैं इन्फ्लेशन नंबर्स को कोट करता था। इन्फ्लेशन नंबर एसआईपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एसडब्ल्यूपी में तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? आगे जाके देखते हैं। तो इन्फ्लेशन नंबर्स का भी कोई ना कोई यहाँ पे यूजेज है। मार्केट ने
परसेंट 2016 में परफॉर्म किया। अब तो आपको भी ये नंबर याद हो गया होगा। तो मार्केट में 18,80,000 हमारे लगे हुए थे, जिसमें मार्केट ने अब मुझे टोटल वैल्यू तकरीबन 22 लाख समथिंग करके दे दी, जिसमें से मैं पहले ही 1,20,000 रुपये निकाल चुका था। इसका मतलब है मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 10% के अराउंड कुछ ग्रो कर चुकी है। और अब तक मैंने जो मार्केट में मेरे पैसे लगे हुए हैं, जो मेरे कॉर्पस का साइज़ है, जो मेरे पोर्टफोलियो का साइज़ है, प्लस जो पैसा मैं निकाल चुका हूँ, उसकी टोटल वैल्यू 23,27,000 रुपये बनती है। मार्केट में याद रखना आपने कितने पैसे लगाए हुए हैं, 22 लाख रुपए समथिंग लगाया हुआ है। वंस अगेन अगले साल के लिए ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अब मैंने 1,20,000 रुपए नहीं निकाले, यहाँ पे मैंने निकाले 1,24,536 रुपए। अब ये 1,24,536 का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने ये देखा कि पिछले साल इन्फ्लेशन कितनी रही। पिछले साल इन्फ्लेशन रही 3.78%, यानी महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे ना। तो हमने अपनी विड्रॉल की कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया। तो अगर मैं अपनी विड्रॉल की कैपेसिटी को 3.78% से बढ़ाता हूँ, जो मैं अगर आपको करके दिखाऊं भी, तो हमने यहाँ पे बस अपनी जो वैल्यूज हैं उसमें इन्फ्लेशन के नंबर्स को ऐड कर दिया। तो इस साल मैं 1,20,000 नहीं निकालूंगा, मैं 1,24,000 निकालूंगा। मोटा मोटा 10,000, 200, 250, 300 इस तरीके का कोई हिसाब किताब बन रहा होगा, तो वो पैसे हम कुछ निकाल लें। मार्केट के अंदर अब हमारे कुछ 20 लाख रुपए ही रह गए, 20,82,000 ही रह गए। उस साल इन्फ्लेशन को बाद में देखते हैं, मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 22-23% परफॉर्म किया। मार्केट में हमें 25,59,000 रुपीज़ पड़े हुए मिले, जबकि हम कम्युलेटिवली 2,44,000 या 244,000 निकाल चुके थे। हमारी टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के ऊपर अभी हम 27 या 28% ऊपर खड़े हुए, और टोटल इन्वेस्टमेंट जिसमें हमारा कॉर्पस साइज या हमारा पोर्टफोलियो के साइज के साथ साथ हम जो अमाउंट निकाल चुके हैं, उसकी टोटल वैल्यू 28 लाख हो चुकी है। फिर 2 साल, ये बात समझने की जरूरत है, 2 साल मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, लेकिन इन 2 साल में भी हमारे खर्चे नहीं रुके। एक तो हमारे खर्चे भी उस हिसाब से चल रहे, दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ रही है। या इन्फ्लेशन तो अपनी जगह पे रहेगी, कम है ज़्यादा है, इन्फ्लेशन तो अपनी जगह पे रहेगी। मतलब जो अमाउंट पहले से निकाल लेते, अब हमें उससे ज़्यादा भी अमाउंट निकालनी होगी। आइए देखते हैं। तो जैसे 25 लाख या 25,60,000 मोटा मोटा अगर पकड़ें 2018 में हमें नजर आते हैं, उस साल हमने मार्केट से 1,29,000 रुपये निकाले, क्योंकि पिछले साल का इन्फ्लेशन भी जुड़ा हुआ था। अब हमारे मार्केट के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट 24 लाख समथिंग रह गई। 5.7 का इन्फ्लेशन परसेंटेज जो कि नेक्स्ट ईयर काम आएगा, पिछले साल का 4.06 था जो इस साल काम आया, और मार्केट ने इस साल तकरीबन 17% नेगेटिव परफॉर्म किया। तो जो 24,29,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, वो 20,14,000 समथिंग रह गई। लेकिन आपने अपने SWP की अमाउंट निकाली है, तो 3,74,000 रुपये आप अमाउंट निकाल चुके हैं, और 20 लाख के करीब करीब आपकी कॉर्पस का साइज रह गया है। यानी आप प्रिंसिपल अमाउंट का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नंबर पे मौजूद है। टोटल वैल्यू आपके पिछले साल 28 लाख पे थे, अब आप दोबारा से 23,38,000 रुपये 23,88,000, सॉरी फॉर माई उर्दू प्रोनाउंसिएशन, ये हमारे पास रह जाता है। अच्छा, अगले साल भी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन वही बात मैं जो आपको बार बार कह रहा था कि 2019 की अगर हम बात करें, मार्केट में आपके पास 20 लाख रुपए रह गए थे, आपने पहले अपने पैसे निकाले और आपने इस बार 1,36,000 निकाले, क्योंकि पिछले साल इन्फ्लेशन 6% के करीब करीब थी। मार्केट में आपके पास 18,77,000 रह गए, 77,000 रह गए, और 24% मार्केट ने मजीद डंप लिया। अब आपकी मार्केट वैल्यू 14,21,000 हो गई, और आप 5,11,000 रुपए अपने खर्चों के लिए निकाल चुके थे। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट इस बार घट के 71% आ गई, और आपको नजर आ रहा होगा ये नंबर अब तक 100 के ऊपर नहीं गया, लेकिन आपने टोटल वैल्यू आपकी 19,32,000 थी। नेक्स्ट ईयर की हम बात करें, 2.81% मार्केट बढ़ती है, और आपके इन्फ्लेशन आपको नजर आ रहा होगा उस वक्त 6% थी। तो इस बार भी आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकाले, 1,45,000 के करीब निकालें। 12,76,000 आपकी इन्वेस्टमेंट रह गई है। वही मार्केट ने इस बार सिर्फ 2 या 3% का गेन दिया है, या तकरीबन आप 13 लाख के अपने कॉर्पोरेट साइज पे खड़े हुए। 6,56,000 आप निकाल चुके हैं, 65% आपकी इन्वेस्टमेंट रह गई है, और टोटल इन्वेस्टमेंट अभी आपकी 19,68,000 है। फिर अगले साल बहुत अच्छा मार्केट परफॉर्म करती है, लेकिन उससे पहले हमने अपने खर्चे निकाले, और वंस अगेन इन्फ्लेशन को देखते हुए हमने अपने खर्चे बढ़ाए। तो 13,11,000 की अगर हम बात करें, 1,60,000 ने मजीद निकाली, तो 11.5 लाख के करीब करीब पहुंचे थे। इन्फ्लेशन का नंबर आप देख रहे हैं, उस पिछले साल 10.74% था, और मार्केट ने 35.5% का ग्रोथ दिया। तो आप तकरीबन 15,59,000, जो कि शायद 1559 वाला नंबर है, उसके करीब पहुंच जाते हैं। 8,17,000 आप पैसे निकाल चुके हैं अपने खर्चों के लिए, और मार्केट में भी आप अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के 78% मोटा मोटा लेके बैठे हुए, और आपने टोटल 23,76,000 रुपये आपके टोटल अमाउंट है। वंस अगेन जो अमाउंट आप खर्च कर चुके हैं, प्लस जो भी आपका प्रिंसिपल नजर आ रहा है।
2 साल मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती। हमने इन्फ्लेशन के हिसाब से नंबर्स को निकाला हुआ है और जस्ट मैं आपको फिर लास्ट 2024 शो कर देता हूँ। 2024 में पहुँचते-पहुँचते 1 मिलियन ही रह गया था 2 मिलियन में से, उसमें से भी 239 हमने खर्चा कर दिया। 7,66,000 रह गए बेचारा आपके पास, अमाउंट रह गया और मार्केट ने उस दौरान जो है बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्म कर दिया और 73% मार्केट ने रिटर्न दिया। तो वो आपके जो 766,000 थे 7,66,000 थे, वो तकरीबन 13,25,000 की तरफ रह गए और मार्केट में इस वक्त आपकी अमाउंट कम रह गई है, मार्केट में लगने वाली अमाउंट कम रह गई है और आपने कम्युलेटिव SWP ज़्यादा कर चुके हैं, आप मार्केट से ज़्यादा पैसे निकाल चुके हैं। तो 14,28,000 रुपये मार्केट से निकाल चुके हैं। वंस अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट अब 66% के करीब रह गई है और आपने टोटल मार्केट में 27 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो साइज नजर आ रहा है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, अब तक मार्केट ने जो हमारे पास FMRs हमें बता रहे हैं और ऐप से भी हमने डेटा वेरीफाई किया है, तो हमारा जो क्योंकि कुछ हमारे इसमें गिरावट आई है फंड्स में, तो अभी हमारा जो एक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है, जो नेट रिटर्न है, वो 52% है हाईएस्ट फंड का। तो 13,25,000 हमने लास्ट ईयर पे क्लोज करना था। इस साल हमारी एज पर इन्फ्लेशन हमने वंस अगेन अमाउंट को बढ़ा दिया, 2,65,000 के करीब हम अमाउंट को निकाल लें। 10,60,000 हमारी टोटल अमाउंट रह जाती है, जो कि मार्केट में 52% ग्रो करने के बाद तकरीबन 16,11,000 के करीब पहुंच जाती है और 16,93,000 हम मार्केट से निकाल चुके हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में टोटल जो हमारा पैसा निकालने वाला का जो पोर्शन है और जो मार्केट में पैसा रह गया उसकी टोटल वैल्यू 33 लाख रुपये। तो इसी के साथ साथ अगर हम बैलेंस फंड की बात करें तो बैलेंस फंड में भी मैंने इस शीट को सेट कर लिया था। तो बैलेंस फंड में वंस अगेन फिस्कल ईयर आपको समझ आ गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके लिए भी हमने 20 लाख रुपए रखी है। विड्रॉल एट द एंड ऑफ द ईयर 1,20,000 कर रहे हैं 6% के लिहाज से और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 18,80,000 रह जाती। मार्केट ने तकरीबन 12% का ग्रोथ दिखाया, तो ये हमारी वैल्यू 21 लाख रुपए के करीब पहुंच जाती है। कम्युलेटिव SWP हम कर चुके हैं तकरीबन 1,20,000, प्रिंसिपल अमाउंट से भी हम ज़्यादा खड़े हुए और टोटल अमाउंट जो हम निकाल चुके हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वो थे तकरीबन 22,27,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर मार्केट के अंदर अच्छा बूम था, लेकिन उससे पहले हमने मार्केट से 1,24,000 रुपये निकाली एज पर द इन्फ्लेशन नंबर। मार्केट में हमारे पास तकरीबन 19,82,000 रह गए, जो कि तकरीबन 14 या 15% जब ग्रो करते हैं तो वंस अगेन 22,78,000 तक पहुंच गए और आप कम्युलेटिवली 2,44,000 रुपीज़ विड्रॉ कर चुके थे। अब 2,44,000 विड्रॉ करने के बाद टोटल अमाउंट आपके पास 25,22,000 रहती, मतलब प्लस वो अमाउंट जो आप निकाल चुके प्लस आपका कॉर्पस साइज जो कि मार्केट में अभी भी लगा हुआ था। नेक्स्ट मार्केट ने 2 साल अच्छा परफॉर्म नहीं किया और डायरेक्ट हम आते हैं 2025 में। आई थिंक अब आपको नंबर क्लियर हो गया होगा 2024 में। 2024 के स्टार्ट में मार्केट में आपके पास 12,84,000 रुपीज़ रह गए थे। उसके अंदर अब इस बार जो विड्रॉल्स कर रहे हैं 2,39,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से विड्रॉल कर रहे हैं और मार्केट में आपके पास 10,45,000 की अमाउंट रह गई। मार्केट ने बहुत अच्छा ग्रो किया, 43.38% ग्रो किया, 15 लाख के करीब अमाउंट पहुंच गई और 15 लाख के करीब अमाउंट पहुंचने के बाद 14,28,000 रुपये हम निकाल चुके थे मार्केट से पहले। आपके पास जो कम्युलेटिव प्रिंसिपल परसेंट रह गए 75% रह गए और टोटल वैल्यू मार्केट से जो हम निकाल चुके थे प्लस जो मार्केट में रह गई थी वो वैल्यू 29,27,000 रह गई। फिर अगर 2025 की बात करें, 2025 के अंदर मार्केट में अभी 15 लाख रुपए लगे हुए थे, 2,65,000 पहले निकाल चुके थे, 12,30,000 रुपये मार्केट में आपके पास रह गए थे, जो कि 32% से ग्रो है एज पर द FMR करेंटली जो हमारे पास है। तो आपके पास 16,28,000 मार्केट में जो थी वैल्यू नज़र आएगी और तकरीबन उतना ही पैसा 17 लाख के करीब मार्केट से निकाल चुके थे। तो मार्केट की प्रिंसिपल अमाउंट 81% रह जाती और 33,22,000 रुपये का टोटल ऐसा साइज होता इन्वेस्टमेंट का, जिसमें से 17 लाख आप बाहर निकाल चुके थे SWP करके और 16 लाख मार्केट में अभी भी लगे हुए थे। इसके बाद अगर हम मार्केट के कैश फंड के ऊपर बात करें तो इसके अंदर जो फिगर्स हैं वो भी हम एक नज़र देख लेते हैं। 20 लाख इन्वेस्टमेंट की हमने और 20 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद विड्रॉल एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 1,20,000 था। उस 1,20,000 के अंदर जब टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी रह गई 18,80,000 रह गई, तकरीबन 4.59% से मार्केट ने ग्रो किया। अच्छा, कैश फंड के हवाले से तो आपको ये बात अब याद हो गई होगी कि कैश फंड हमेशा ग्रो ही करता है। इसके अंदर जो लॉस के चांसेस है मिनिमलिस्टिक होते हैं या ना हो तो हम गलत नहीं होंगे। तो आपके पास तकरीबन वैल्यू मार्केट में 19,66,000 रह गई प्रिंसिपल अमाउंट को देखते हुए। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ भी समझनी होगी कि हमने यहाँ पर अपनी जो विड्रॉल परसेंटेज है ना वो 6% रखी हुई थी, जबकि मार्केट परफॉर्मेंस 4.59% थी। यानी हम निकाल ज़्यादा रहे, मार्केट परफॉर्म जो है वो कम कर रही है।
तो अगर आपको इस साल के लिहाज से, इन्फ्लेशन के लिहाज से थोड़ा समझना हो तो आपको 6% थोड़ा सा कम लेना चाहिए था, बट बहरहाल फॉर द सेक ऑफ वीडियो हम इसको यही लेके चलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम 2017 की बात करें, मोटा मोटा 19,66,000 मार्केट में लगा, उसमें से भी हमने 1,24,000 रुपये निकालिए। वंस अगेन इन्फ्लेशन वाला नंबर था, इन्फ्लेटेड नंबर था। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास मार्केट में 18,41,000 रह गई। 6% ग्रो करी तो 19,53,000 हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट रह गई। और कम्युलेटिव एसडब्ल्यूपी अब तक हम 2,44,000 का कर चुके हैं हर केस में। टोटल वैल्यू हमारे पास 21,98,000 रह जाती है। नेक्स्ट ईयर की हम बात करें, नेक्स्ट ईयर मार्केट ने जो ग्रो किया 4.27% से ग्रो किया, फिर 7.84% से ग्रो किया, फिर 10.95% से ग्रो किया। और इस बार जो हमें इन्फ्लेटेड नंबर, इन्फ्लेशन की वजह से जो हाई मार्केट रिटर्न्स मिल रहे थे कैश फंड में, उसकी वजह से जब हम आखिरी साल पहुंचते हैं 2025 में, अब जब 9% का हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो हम क्या देखते हैं कि 20 लाख मार्केट में हम लगा चुके थे। वो उस साल जब हमने विड्रॉल किया वो 2,65,000 हमने विड्रॉल किया, और मार्केट के अंदर अब जो वैल्यू रह जाती ये 18,43,000 रह जाती। और मार्केट में इस बार आपको जो परफॉर्मेंस दी गई है वो 9.5% दी गई है, तो 19,75,000 रह जाते हैं। और कम्युलेटिव एसडब्ल्यूपी आप इस वक्त भी तकरीबन 16,93,000 70 लाख हर फंड में कर चुके हैं। और आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 98% रह जाता, और टोटल अमाउंट जो है वो 36,69,000 रह जाता। देखिए यहाँ पे मैं मैजिक नंबर तो कह रहा हूँ 6%, लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा मोटा एक रिस्क है, और वो बात मैं अपनी वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए एक टाइम ऐसा आ सकता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्म करे, या आपके एसडब्ल्यूपी की जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी बढ़ चुकी है कि मार्केट में अब थोड़ा बहुत भी एक बेरिश ट्रेंड आ जाता है, या एक ऐसी मंदी आ जाती है कि वो आपका पूरा का पूरा जो रिमेनिंग बैलेंस है वही वाइप आउट कर देती है, या इतना कम कर देती है कि नेक्स्ट ईयर का एसडब्ल्यूपी आप प्लान ही नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। एसडब्ल्यूपी उन मार्केट्स के लिए तो बहुत अच्छी समझी जाती है जहाँ पे थोड़े से रेट सस्टेनेबल होते हैं। यानी अगर हमने 6% रेट ऑफ रिटर्न अपना मान के चलें एसडब्ल्यूपी के लिए, तो मार्केट 8% 9% तो ऑन एवरेज दे ही दे। हमारी मार्केट भी तकरीबन देती है, लेकिन आपने देख लिया होगा कि मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स भी आते हैं। तो अगर हम एसडब्ल्यूपी वंस अगेन उन लोगों के लिए डिस्कस करें जो कि अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के लिहाज से भी हमने देखा 10-11 साल का तो आराम से इनका जो है बंदोबस्त हो सकता है। यानी इनका जो पोर्टफोलियो साइज है, चाहे हम हाई रिस्क की बात करें, बैलेंस की बात करें, या लो रिस्क फंड की बात करें, इतना अमाउंट हमारे पास मौजूद है कि 10 साल तो आराम से निकल गए। शायद अगले 2 साल 3 साल तक भी अमाउंट चल जाएगी, क्योंकि आपका एसडब्ल्यू में इतने हाई मिकदार का हो चुका है कि अब मार्केट ने थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट किया नेगेटिव साइड की तरफ, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो वाइप आउट होने के चांसेस है। बट वंस अगेन इन तमाम केसेस के अंदर आप इतने ड्रेस्टिकली पैसे निकाल चुके हैं कि अब आपको फाइनल जब आपका अमाउंट अल्लाह अगर ज़ीरो भी हो जाए तब भी आप एक पॉजिटिव साइड पे ही खड़े होंगे। तो कोशिश क्या करनी चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए कि एसडब्ल्यूपी के प्लान के लिए हमें ये जो 6% है, हम चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं, बट मैं वंस अगेन ये बात समझता हूँ कि अगर हम कम कर देंगे तो हम शायद रेंटल इनकम के लिहाज से इसको कंपेयर ना कर पाए। तो रेंटल इनकम के लिहाज से कंपैरिजन करने के लिए 6% लेके चले, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मार्केट के अंदर रेट ऑफ रिटर्न आपको अच्छे मिले। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करें कि हमारा जो कॉर्पस साइज है, मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो। जब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना, तो आपके पास अमाउंट इन द मार्केट भी काफ़ी टाइम के लिए ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, और ज़ाहिर है जो मार्केट में ज़्यादा टाइम अमाउंट रहेगी वो ग्रो भी उस हिसाब से ज़्यादा ही करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। इसके साथ साथ कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हमसे विया ईमेल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी आपके सामने शो हो रहा होगा। इसके साथ साथ आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। इसके साथ साथ कोई सजेशन है तो वो भी हमें दें, हम भरपूर सजेशंस को एंटरटेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है उन सजेशंस के ऊपर बिल्कुल खड़ा होते हैं, हम बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।